हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि CSIR UGC नेट की इम्पॉर्टेंट बातें कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं पढ़नी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात हम बुक्स की करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे और प्लस हमें एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, एग्ज़ाम के टिप्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस आपको करना क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहना है क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ आज क्लियर हो जाएगी मेरे बेटा। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, देखिए यूनिट जो नंबर 1 है हमारी, ठीक है, तो बेसिकली हमारी 13 टू यहाँ पे 14 यूनिट होती है अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ। तो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो हमारा जो मोड रहता है ना एग्ज़ाम पैटर्न का, वो CBT मोड रहता है। CBT मोड का यहाँ पर क्या मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहता है और 3 आवर का पेपर आपका रहता है। 3 आवर मतलब बोले तो आपका 180 मिनट्स का एक पेपर आपका रहता है और ये 3 आवर का पेपर जो है आपका ना मेरे बेटा, ये रहता है 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का रहता है। तो ये चीज़ आपको पहले तो पता होनी चाहिए। और हर क्वेश्चन कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होता है। पेपर के अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, B और C, 3 पार्ट होते हैं। पार्ट A में जो है आपसे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, जहाँ पर आपका रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट B में आपसे सब्जेक्ट के MCQs पूछे जाते हैं और पार्ट C में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुल मिला के जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, डेट इज 145 क्वेश्चन। पार्ट A से हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट B से हमारे 50 होते हैं और पार्ट C से हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। बट 145 क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 145 में से अटेम्प्ट करने हैं 75 क्वेश्चन। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 75 क्वेश्चन कैसे करने हैं, जहाँ पार्ट A में 20 है ना, तो आपको इसके क्वेश्चंस को 75 को इस तरीके से कैसे सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमें क्या है, इसके मार्क्स जो है कट होते हैं। तो जैसे अभी 20 में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 50 में से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और यहाँ पर 75 में से इतनी छूट है कि आपको सिर्फ 25 करने हैं, ठीक है। तो 15, 35, 25, देखिए क्वेश्चंस बहुत हैं, 145 है, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 75। बट प्रॉब्लम एक आती है कि नेगेटिव मार्किंग, तो आपको तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए अगर आप पार्ट A में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है तो 0.5% यहाँ पर कट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आधा नंबर आपका कट हो जाएगा। सेम यहाँ पर पार्ट B में भी आधा नंबर आपका कट हो जाता है, लेकिन पार्ट C के अंदर आपका पूरा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट होता है। सपोज कीजिए आपने 25 ही क्वेश्चन किए, लेकिन उन 25 में से एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर को, ठीक है, कि आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको आता है, जिसमें आप 100% श्योर हो, क्योंकि आप अटेम्प्ट तो 75 ही करोगे, लेकिन उन 75 में जो पहले वाले कंसीडर किए जाएंगे, आपने जो 25 क्वेश्चन किए हैं, अगर उन स्टार्टिंग के 25 में से कुछ गलत हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सो ये था हमारा पेपर का पैटर्न की 3 पार्ट थे, पार्ट A, B, C, मैक्सिमम मार्क 200, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था जिसमें आपको 75 पार्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट A, B, C में से कुल मिलाकर जो पार्ट A था वो भी 2 मार्क्स का है, पार्ट B भी आपका 2 मार्क्स का है और पार्ट C से जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। तो पार्ट A से तो आपका एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट B से आपका MCQs बेस्ड जो आपका चैप्टर हैं, जो आपके यूनिट्स हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से आपको थोरली पढ़ना होता है और फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि लाइक आपको क्या, ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी नज़र में बताऊँ, आपको पहले अटेम्प्टेशन करनी चाहिए पार्ट A की, देन B की और फिर C की, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पर आपकी क्या है, पेनल्टी लगती है ऑब्वियसली, है ना। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, यहाँ पर आपकी रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी रह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं तो आपको पहले पार्ट A अटेम्प्ट करना चाहिए, थोड़ा ईजियर होता है, देन यू कैन मूव टू पार्ट B।
सॉलिड पोर्शन है ये आपका, यहाँ पर 35/2 डायरेक्ट आपका 70 बन सकता है, सॉलिड पोर्शन है। पार्ट सी में आपको पिकिंग ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कहूँगी आपको पिक करना आना चाहिए मेरे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में आप जितना अच्छे से पिक कर पाओगे ना क्वेश्चंस को, तो वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि 75 में से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर देखिए आप सीधा 25 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते हैं 25/4, तो मेजर स्कोरिंग जो है आपका पार्ट सी रहता है। अगर देखा जाए सीधा 100 मार्क्स तो आपके यहीं पे आ रहे हैं। अगर हम जो है लास्ट ईयर की हमारा वो देखें ना पूरा डाटा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं वो पार्ट सी की वजह से होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है। चलिए अब किताबों की बात कर लेते हैं। किताबें कौन कौन सी पढ़नी है आपको, देखिए यूनिट 1 है आपकी यहाँ पे मॉलिक्यूलर एंड दियर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक आती है आपकी, डेट इज लेनिंजर। लेनिंजर जो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेल्सन एंड कॉक्स ने लिखी है ये बुक, ठीक है। तो लेनिंजर के नाम से फेमस है और ये बहुत अच्छी किताब है। मैं आपको इसको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर मैं इसमें बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय वॉइट एंड वाइट, ये आपकी सेकेंड नंबर की किताब है। और तीसरे नंबर पे ये ट्रेवर पाल्मर एंड फिलिप बोनर, बायोटेक्नोलॉजी क्लिनिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़े से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही आप यहाँ से ले सकते हो, बट अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी लेनिंजर इज अ टॉप मोस्ट बुक, बस इसको बहुत अच्छे से पढ़िए आप, काम चल जाएगा। देन आप रेफर कर सकते हो वाइट एंड वाइट को। आगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छी बुक है ब्रूस एल्बर्ट की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल, और एक दूसरी बुक है कूपर एंड हॉसमैन की, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप इसके लिए दोनों बुक को रेफर कर सकते हो टॉपिक वाइज, जो भी इसके अंदर इंटरनल टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड जो है आपकी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आप एल्बर्ट को भी फॉलो कर सकते हो, जो अभी हमने पीछे बात की थी, या कूपर की बुक थी वही पीछे बात की थी। इससे रिलेटेड एक इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी की 2 बुक है, क्यूबे की बहुत अच्छी किताब है, बस आप उसी को फॉलो कीजिए। क्यूबे से आपके सारे इम्यूनोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक रॉयट की बुक किताब है, ठीक है, बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप क्यूबे को फॉलो कीजिए। फोर्थ हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक बुक होती है रस्तोगी साहब की, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो रस्तोगी जी की बुक को, ठीक है। आगे अप्लाइड बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी जो है BD सिंह की एक किताब है, वो आप फॉलो कर सकते हो। बट अप्लाइड बायोलॉजी बहुत से बच्चे स्किप भी करते हैं कि अगर नहीं हो पा रही, ठीक है, ये यूनिट, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी एज कम्पेयर टू बाकी यूनिट्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हालांकि इसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। अब मेथड्स इन बायोलॉजी की बात करें तो जितने भी बायोफिजिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल टेक्निक्स वगैरह होती हैं, यहाँ से बहुत मेजर आजकल रिसर्च लेवल का जो आपका पार्ट सी है ना मेरे बेटा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। तो उपाध्याय नाथ की बुक है और कुछ और भी बुक्स होती हैं इसकी, या फिर आप इसको थोड़ा सा आपको मतलब टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको डिटेल में चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। जितना आप एक्सपेरिमेंट चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा इस यूनिट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बुक है, जैसे कि आप मतलब एक तो यही होगी आपकी माइनर्ड स्मिथ की, और एक और किताब है इससे रिलेटेड वैसे तो, ठीक है, बट इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी परफेक्ट है। आगे इकोलॉजी की जो बुक है ना, इकोलॉजी की ओडम की एक किताब आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओडम की। बाकी एक स्मिथ एंड स्मिथ है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो ये 2 ऑथर हैं। बाकी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी, ओडम साहब की बुक बहुत अच्छी है, तो यहाँ से आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। देन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की बुक आती है प्रेस्कोट, ठीक है, प्रेस्कोट की बुक है, बहुत अच्छी सी किताब है और काफ़ी पेजेस की है, बट मैं आपको इसका पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं करूँगी। नहीं इसलिए नहीं करूँगी, देखिए इसमें से सारी बुक आपको नहीं पढ़नी, कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं एज पर द एग्जाम, ठीक है। तो वो आपको इन बिटवीन कुछ ही टॉपिक मिलेंगे, तो उसकी आप जेरोक्स करवा के रख लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हर किताब खरीदनी है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज आप उसके नोट्स निकाल सकते हो, और अगर आपके पास PDF फॉर्म में वो बुक पड़ी है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो नोट्स को निकाल के। आगे डेवलपमेंट बायोलॉजी, यहाँ से भी इस एरिया से बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर गिलबर्ट की एक किताब है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो, गिलबर्ट की बुक को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक
ठीक है, यहाँ पे सारे कंसेप्ट ये क्लियर कर देती है। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूँ, इनहेरिटेंस बायोलॉजी की, जेनेटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्नस्टर्ड एंड सिमंस की। तो स्नस्टर्ड की किताब को आप रेफर कीजिए, बहुत अच्छी किताब है ये। तो यहाँ से आपके जेनेटिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये थोड़ा सा बेसिक ही रहता है यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पे टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी टेक्निक्स रिलेटेड है वो ये यहाँ पे टेक्निक रिलेटेड ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो प्राइमरोज एंड टेमन की एक बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आगे मेथड्स इन बायोलॉजी, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल टेक्निक से रिलेटेड है। अगेन जो पीछे भी मैंने आपको बताया था, उपाध्याय नाथ की एक बुक है। ठीक है, तो इसके अलावा आप कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी प्रणव कुमार जी की बुक, जो कि फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस है, पार्ट 1 और 2। इनकी 2 बुक्स आती हैं, पार्ट 1 और 2। इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा इनकी क्वेश्चन बैंक आता है MCQs का, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप साथ में। और एक लाइफ साइंसेज बाय आशीष नागेश एंड क्वेशर जे हुसैन, ये इनकी किताब है। ठीक है, तो ये पर्सनली मैं आपको प्रणव कुमार सर जी की बुक जो है फॉलो करने के लिए बोलूँगी। ठीक है, इससे आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट इनको भी तब आपको रेफर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक आपकी इससे क्लियर हो जाती है, बट जो पार्ट सी होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो पार्ट सी के लिए आपको डिटेल नॉलेज होनी ज़रूरी है, और उसके लिए आपको बुक्स रेफर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ओवरऑल मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। सिलेबस को एक जगह प्रिंट करवा कर रख लेना है आपने सबसे पहले तो। ठीक है, और हर एक जो हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो बुक बताई है, उस टॉपिक में से आपको क्या कर लेना है, वो प्रिंट टॉपिक के प्रिंट निकलवा लेने हैं फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके वहाँ से उन टॉपिक को पढ़ना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है अपनी खुद की। ठीक है, इधर उधर के नोट्स ना पढ़ के सेल्फ नोट्स पे फोकस कीजिए आप, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसके अलावा बाकी आपको यहाँ पर टिप्स जो मिलते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और रेगुलर रिवीजन आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट की आप सीरीज आगे इधर चैनल पे भी देख लोगे, और फिर बाद में और भी कई चैनल हैं। ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगी जैसे, तो अलग अलग चैनल है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो, उनके MCQs देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो रेगुलर रिवीजन टाइम होना चाहिए। आपका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके टाइम की वैल्यू आपको समझनी होगी। तो आपका जो है अभी अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूं, तो आपका एग्ज़ाम तब आने वाला है। ठीक है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए इस तरीके से जुटना है। तो ये हमारे प्रिपरेशन टिप्स थे। मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है। तो तरीके से पढ़ाई कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।